Good morning, myself Tutan Singh. In previous video we discussed chapter number 2, the rise of English India Company. पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है और व्यापार करना शुरू करती है। हमने बात किया था किस तरीके से फ्रेंच लोग आते हैं और किस तरीके से यहाँ पे व्यापार होता करते हैं, किस तरीके से डच लोग आते हैं, कैसे पुर्तगाली लोग आते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, द एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल। किस तरीके से एंग्लो यानी कि अंग्रेज, फ्रेंच मतलब होता है आपकी फ्रांसीसी, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष। फ्रांसीसियों के बीच से अंग्रेजों के बीच में जो स्ट्रगल्स हुए उनके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। बाय द 18th century द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच गॉट एस्टैब्लिश एज द टू मेजर वेस्टर्न पावर इन इंडिया। भारत में वेस्टर्न की दो महान शक्तियों के रूप में दो लोगों का 18वीं शताब्दी में दो प्रमुख जो नेतृत्व करता थे, फ्रांसीसी थे और दूसरे क्या थे, इंग्लिश थे। द पुर्तगाली हैज लॉस्ट दियर द मोनोपोली ओवर इंडिया ट्रेड्स। जो पुर्तगाली थे वो अपना एकाधिकार खो चुके थे भारत में, क्योंकि उस समय किसका अधिकार हो चुका था, अंग्रेजों का, और दूसरा फ्रांसीसियों का, तो वो अपने मोनोपोली खो चुके थे। द डच टू has been defeated and turned towards the spice state in Indonesia Iceland। अब डच भी हार चुके थे, डच भी यहाँ चले गए थे। अब इंडोनेशिया आइसलैंड पे वो अपना मसाले का व्यापार करने लगे, तो भारत में पुर्तगाली का कमजोर पड़ गए, डच वापस चले गए। तो बचा कौन? अब बचे कौन कौन? एक आपके बचे हैं फ्रांसीसी और दूसरा बचे है इंग्लिश या एंग्लो। Therefore, for nearly 20 years, from the 1744 to 1763, the French and the English fought for the control of the trade and the territories of India। अगर बात करें लगभग 20 वर्षों तक, 1744 से लेकर 1763 का जो समयकाल रहा है, उसमें अंग्रेजों के बीच में, फ्रांसीसियों के बीच में स्ट्रगल्स हुए हैं और उन्हीं स्ट्रगल्स को, उन्हीं सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए किस स्ट्रगल हुई कि भारत में किसका व्यापारिक कंट्रोल रहेगा, कौन भारत के टेरिटरीज पर राज करेगा, इन सबको लेकर के बहुत सारे स्ट्रगल्स हुए और इन्हीं स्ट्रगल में लगभग 20 साल भारत का बीता है। द फ्रांच एंड द इंग्लिश फ्रॉड फॉर हो गया। Taking advantage of the declines of the Mughal Empire and the political establishment in South India, the French and the British fought their war to control the trades. These wars are called the Carnatic Wars। अब क्या हो रहा था, मुगल कमजोर पड़ रहे थे और साउथ की स्थिति लगातार कमजोर पड़ रही थी। तो जब साउथ की स्थिति लगातार कमजोर पड़ रही थी और मुगल कमजोर हो रहे थे, तो भारत में राज करने को लेके, अपनी अपनी शक्ति बढ़ाने को लेके जो बात हुई है वो किसकी लेके बात हुई है, वो युद्ध के रूप में एक बात हुई है और उस युद्ध को हम जानते हैं कर्नाटक के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं हम फर्स्ट कर्नाटक वार की। टाइम पीरियड है 1746 टू 1748। 1746 से लेकर 1748 के बीच का जो लड़ाई हुई फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में, उसे कहा जाता है फर्स्ट कर्नाटक वार। अब ये किन किन चीज़ों के लेके हुई, किन किन मुद्दों को लेके हुई, इससे क्या रिजल्ट हुआ, हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इन 1742 ए वार ब्रोक आउट ऑफ द यूरोप बिटवीन द फ्रांस एंड इंग्लैंड। द वार आल्सो द सेपरेटेड टू इंडिया वेयर द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच कंपनीज क्लेश विथ ईच अदर। ये जो पहला कर्नाटक वार हुआ आपका 1746 का, ये भारत में नहीं शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था यूरोप में ही, लेकिन उसका असर भारत में भी दिखने लगा क्योंकि दोनों विरोधी थे एक दूसरे के। तो भारत में इनके बीच क्लेश होना शुरू किया, इनके बीच जो है युद्ध होना शुरू हुआ और उसका एक रिजल्ट निकलता है। क्या होता है? व्हेन द वार एंडेड इन द यूरोप इन 1748 इट्स इन इंडिया टू। जब 1748 में भारत ने नहीं, यूरोप में जब युद्ध समाप्त होता है तो भारत में भी युद्ध समाप्त हो जाता है, यानी कि इस युद्ध की शुरुआत यूरोप में होती है, उसका असर भारत में पड़ता है और जब यूरोप में युद्ध समाप्त हो जाता है तो भारत में भी युद्ध समाप्त हो जाता है। अब रिजल्ट क्या क्या रहे? नाइदर साइड मेड एनी टेरिटरीज गेन बट द रिवरली बिटवीन द टू पावर्स ओवर द ट्रेड्स एंड टेरिटरीज कंटिन्यूज।
मतलब ये रिजल्ट रहा कि अब कोई भी अपने क्षेत्रों में विस्तार नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का कोई विस्तारवादी नीति नहीं अपनाएंगे, उनके बीच जो क्लेश थे, उनके बीच जो समझौते थे वो मान्य रहेंगे और अपना व्यापारों करते रहेंगे। The war exposed the weakness of the rulers of South India. It was the shameful that the Nawab of the Karnataka has unsuccess to stop the war in his own territories. सबसे बड़ी बात ये रही, सबसे शर्मनाक बात ये रही कि साउथ में जब ये लड़ाई हो रही थी, कर्नाटक में जब ये लड़ाई हो रही थी, तो वहाँ का शासक इतना असफल हो चुका था कि दो बाहरी लोग आपस में आकर आपके राज्य में लड़ रहे हैं और आप उस पर कंट्रोल, अपना नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं। तो ऐसे शासक होने का क्या मतलब है? ये बहुत शर्मसार की बात थी, ये बहुत शर्मनाक बात थी। आगे बात करते हैं। ड्यूप्लिक्स इज द गवर्नर ऑफ द फ्रेंच कंपनी वाज वेरी कैपेबल। एक नाम आता है ड्यूप्लिक्स का। ड्यूप्लिक्स बहुत ही ज़्यादा कैपेबल था, बहुत ही ज़्यादा सक्षम था कि वो किस तरीके से फ्रांस की कंपनी को आगे बढ़ाए और किस तरीके से वो विस्तारवादी उसकी नीति थी, इसको लेके वो काफ़ी सक्षम था। He decided to take full advantage of the unstable political condition of South India and increase the France political influences in the South। उसने पूरे का पूरा एडवांटेज लिया, पूरा का पूरा एक तरीके से फायदा उठाया कि किस तरीके से साउथ में राजा कमजोर पड़ रहा है, वहाँ पे आपस में ही लोग लड़ मर रहे हैं। तो इसका फायदा उठाकर उसने क्या कोशिश किया कि ये कोशिश किया कि फ्रांस की जो स्थायित्व है, जो शक्तियाँ हैं, वो साउथ में अपना विस्तार करेंगे। सेकंड कर्नाटिक वार के बारे में बात करें तो 1749 टू 1754, 1749 से लेकर 1754 के बारे में हुआ। इन 1748 व्हेन द रूलर्स ऑफ द कर्नाटक एंड द हैदराबाद डाइड, जब कर्नाटक और हैदराबाद के शासक मर गए, ड्यूप्लिक्स डिसाइड टू द इंटरवेंस इन द वार्स ऑफ द सक्सेशन दैट इज द स्टार्टेड बोथ इन द कर्नाटक एंड हैदराबाद एंड सेट अप द puppet ruler in these two states। अब ड्यूप्लिक्स क्या चाहता था? जब कर्नाटक के जो शासक थे और हैदराबाद के शासक थे, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो ड्यूप्लिक्स क्या चाहता है? ड्यूप्लिक्स ये चाहता है कि सही मौका है कि हम कोई अपना कठपुतली शासक रख देते हैं जो हमारी इच्छा अनुसार काम करेगा, जो फ्रांस की शक्तियों को बढ़ाने का काम करेगा, जो फ्रांसीसियों के हित के लिए काम करेगा, ऐसा कोई हम शासक बना देते हैं। और दूसरे साइड क्या होता है? दूसरे साइड जो अंग्रेजी लोग होते हैं वो भी यही सोचते हैं कि हम अपना एक कठपुतली शासक बनाएंगे जो अंग्रेजों के हित के लिए काम करेगा, ना कि फ्रांसीसियों के लिए काम करेगा। तो अब इन चीज़ों को लेकर दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है और उस युद्ध के कुछ रिजल्ट होते हैं जो कि क्या थे? द फ्रांस गवर्नमेंट एक्सेप्ट द डिफीट एंड साइन इन द ट्रीटी। अब क्या होता है कि फ्रांस की जो गवर्नर था, गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उन्होंने क्या किया? अपनी हार मान लेते हैं क्योंकि अंग्रेजों से उनकी हार हो जाती है। अंग्रेज मन मुताबिक अपना जो शासक बनाना चाहते हैं, ब्रिटिश के हित में काम करने वाला मोहम्मद अली को कर्नाटक का शासक बना देते हैं और अपने मन मुताबिक काम कराना शुरू कर देते हैं। तो इस युद्ध में किसकी हार हो जाती है? इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो जाती है और वो एक शांति समझौता करते हैं। दे आल्सो एक्सेप्टेड द ब्रिटिश डिमांड दैट द ड्यूप्लिक्स मस्ट बी सेंट बैक टू फ्रांस। उन्होंने एक मांग किया, अंग्रेजों ने एक मांग किया कि जो ड्यूप्लिक्स हैं उनको वापस फ्रांस भेज दिया जाए, और जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक अंग्रेजों के लिए वही थे। उनकी विस्तारवादी नीति कहीं ना कहीं अंग्रेजों को चुनौती देती थी, लेकिन अंग्रेजों ने सही मौके का फायदा उठाया और ये बोला कि भैया आप जो ड्यूप्लिक्स हैं उनको फ्रांस भेज दीजिए, इनको यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्रांस सरकार हार चुकी थी, इसलिए ये बात माननी पड़ी। दिस वॉज अ बिग ब्लो अप टू द फ्यूचर्स टू द फ्रांस कंपनी इन इंडिया। ये बहुत बड़ा घाटा का सौदा था फ्रांस कंपनी के लिए, भविष्य के भारत के लिए। The second Carnatic War boosted the prestige of the British and led the establishment of the British control over the Karnataka। अब क्या होता है कि जब दूसरा युद्ध होता है, एक अंग्रेजों के हित के लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होता है, अंग्रेज का मान सम्मान दोनों बढ़ जाता है। अंग्रेजों के एक अपने
रुतबे बढ़ जाते हैं क्योंकि उन्होंने कर्नाटक पे पूरी तरीके से अपना कंट्रोल कर लिया था। तो यहाँ से अंग्रेज मजबूत हुए और फ्रांसीसी बहुत कमजोर हुए। थर्ड कर्नाटक वार के बारे में बात करते हैं 1757 टू 1763। तीसरा कर्नाटक का युद्ध जो होता है वो 1757 से लेके 1763 के बारे में के बीच में होता है। द टेम्पोररी पीस बिटवीन द ब्रिटिश एंड द फ्रांस कंपनीज इंडेड इन इंडिया। एक तरीके का जो सेकेंड वार में समझौता हुआ था शांति को लेके, वो एक तरीके का क्या था, टेम्पोररी था, कोई मतलब ही नहीं था, मतलब का नहीं था, बस केवल काम चला रहे थे। और वो भी समझौता टूट जाता है कब, व्हेन द अनदर वार ब्रोकन आउट बिटवीन देम इन यूरोप। उनके बीच में यूरोप में जब फिर दोबारा युद्ध शुरू हो जाता है, उनके बीच जो शांति समझौता भारत में होता है वो भी टूट जाता है। At the very beginning of this war, the England managed to gain control over the Bengal after the victory in the Battle of Plassey in 1757। 1757 के समय में प्लासी का एक युद्ध होता है और ये युद्ध पूरे भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे निर्णायक युद्ध होता है। और ये युद्ध में क्या होता है, अंग्रेज बहुत ही शानदार तरीके से कहा जाए कि या कहा जाए कि कपट से ही सही, लेकिन अंग्रेजों की शक्तियों में अथाह विस्तार होता है और ये भारत को पूरी तरीके से क्या करता है, तोड़ के रख देता है। तो जब अंग्रेज एक तो सेकेंड वर्ल्ड वार में भी मजबूत हो चुके थे और दूसरी बात ये हुई कि जब कर्नाटक का दूसरा युद्ध हुआ तो उसमें भी अंग्रेज मजबूत हो चुके थे। तो कर्नाटक में भी मजबूत हुए, प्लासी में भी मजबूत हुए। तो अब फ्रांसीसियों को हराने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। नाउ द ब्रिटिश कुड यूज द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल टू द ओवर पावर इन द फ्रांस पे शक्ति अपने स्थापित करने के लिए, फ्रांस को हराने के लिए अब इनके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हो गए थे। बंगाल में पूरा इनके पास ताकत आ गई थी। द फ्रेंच ऑन द अदर हैंड वेयर द हैंडीकैप। अब क्या हो चुका था, और दूसरी साइड फ्रांस लगातार कमजोर हो गया था, विकलांग हो चुका था ड्यू टू द कांस्टेंट स्टोरेज ऑफ द फंड्स, क्योंकि उनके पास क्या था, पैसे की कमी होने शुरू हो गई। फाइनली द फ्रेंच वेयर डिफीटेड इन 1760 और 1760 में फ्रांस हार जाते हैं। द वार इन इंडिया एंडेड विद द एंड ऑफ द वार इन यूरोप 1763। 1763 में जब यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध समाप्त होता है, तो उसी समय भारत में भी क्या होता है, युद्ध समाप्त हो जाता है। रिजल्ट क्या होता है, द थर्ड कर्नाटिक वार स्टार्टेड द फ्रेंच ड्रीम ऑफ द बिल्डिंग देयर एम्पायर्स इन इंडिया। अब क्या होता है कि जो अंग्रेजों का तो अपना काम बन गया, अंग्रेज प्लासी का भी युद्ध जीत गए, अंग्रेज तीनों कर्नाटक का युद्ध भी लगभग जीत ही गए। तो अब तो अंग्रेज प्रबल हो चुके थे और फ्रांसीसियों के जो सपना था कि भारत में हम अपना शासन कायम करेंगे, अपने व्यापार पर मोनोपोली लगा के रखेंगे, एकाधिकार रखेंगे, वो पूरी तरीके से क्या हो चुका था, ध्वस्त हो चुका था, सेटल्ड हो चुका था। Pondicherry and the other France settlement were returned to the France, but they could not build fort or station troops in their territories. पौंडीचेरी और जो दूसरे फ्रांस के टेरिटरीज थी, राज्य थे जिसमें फ्रांस का आधिपत्य था, उसको तो फ्रांस को वापस दे दिया गया, लेकिन एक शर्त के अनुसार दिया गया कि ना आप उस पर कोई पोर्ट बना सकते हैं, ना कोई किला बना सकते हैं, ना कोई कंपनी बना सकते हैं, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते, अस्थायित्व रूप से आप कुछ नहीं कर सकते हैं उस पर। They could serve only as center of trades and had to live in India under the protection of British। और वो इंडिया भारत में रहेंगे तो केवल और केवल अंग्रेजों के प्रोटेक्शन में रहेंगे, अंग्रेजों की सेवा के अनुसार रहेंगे, वरना वो भारत में नहीं रहेंगे। रीजन ऑफ द सक्सेस ऑफ द ब्रिटिश। अब कुछ कारण थे जिसकी वजह से ब्रिटिश सक्सेस होते हैं और फ्रांसीस नहीं सक्सेस हो पाते हैं। तो पहला होता है ब्रिटिश नेवल सुपरमेसी, पहला होता है ब्रिटिश की नौसेना जो होती है उसकी सर्वोच्चता। उस टाइम जो खेल था वो सिर्फ और सिर्फ नेवी का खेल था और नेवी के मामले में उस टाइम तक इंग्लैंड बहुत मजबूत हो चुका था। कोई भी सामान हो, कोई भी हथियार हो, कोई भी वस्तु हो, अगर इंग्लैंड से भारत लाना हो तो समुद्री मार्ग से पहले पहुंच जाते थे, तो इसलिए युद्ध जीतने में इनको यहाँ भी आसानी हुई। दूसरा रहा फाइनेंशियल स्टेप्स
स्टेबिलिटी। अब बात करें, अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस एक गवर्नमेंट कंपनी थी। अब गवर्नमेंट चीज़ों में आपको पता है कि पैसा पास कराना, पैसा ले जाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और एक दूसरे साइड देखें तो अंग्रेजों की जो कंपनी थी वो प्राइवेट कंपनी थी, वो मिली जुली कुछ 4-5 लोगों की कंपनी थी, तो उनको पैसा पाने में, उनको अपने ऑर्डर्स पास कराने में बहुत दिक्कत नहीं होती थी। तो दूसरा कारण जो जीत का रहा है वो ये भी रहा है। और तीसरा रहा है कैपेबल लीडरशिप। और ये जो कैपेबल लीडरशिप रहा है ये हमेशा ज़रूरी होता है किसी भी युद्ध को, किसी भी चीज़ को जीतने के लिए। अगर आपके पास एक कैपेबल नेता है, एक सर्वोच्च नेता है जो आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा, तो आपकी विजय होगी, वरना आपकी हार तय है। चाहे आपके पास रिसोर्सेज बहुत हो, क्योंकि आपके पास नेवी बहुत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो द इंग्लिश वेयर लीड बाय द कैपेबल ऑफिसर लाइक द रॉबर्ट क्लाइव। अब इनके में, अंग्रेजों में जो सबसे महत्वपूर्ण इनके उस टाइम के लीडर होते हैं, नेता होते हैं या अधिकारी होते हैं, वो कौन होते हैं? रॉबर्ट क्लाइव होते हैं। और फ्रांसीसियों के कौन होते हैं? फ्रांसीसियों के डुप्ले होते हैं। फ्रीडम द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड द इंटरफेरेंस। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड द ट्रेड मोनोपोली एंड द फंक्शनाइज इंडिपेंडेंटली। अब क्या हुआ, हो चुका था, अब अंग्रेजों का क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी पे जो व्यापार था उसकी मोनोपोली हो चुका था, एक अधिकार था। और फ्रैक्शंस और वो टोटली स्वतंत्र हो चुके थे। इट वाज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, और ये गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर हो चुका था। और अगर हम बात करें दूसरे साइड में फ्रांसीसी कंपनी, ऑन द अदर हैंड, दूसरे साइड में फ्रांसीसी कंपनी जो थी, ही वाज द डिपेंडेंट ऑन द फ्रेंच गवर्नमेंट फॉर द लोन्स एंड द फाइनेंशियल हेल्प। पैसे की मदद के लिए और लोन के लिए वो टोटली डिपेंड थी। किस पे डिपेंड थी? वो डिपेंड थी आपके फ्रांसीसी सरकार पे। तो दिक्कत यहाँ से हुई सबसे ज़्यादा। द फ्रांस गवर्नमेंट वाज करप्ट एंड द इनफिशिएंट। द फ्रेंच कंपनी बीइंग द कंट्रोल्ड बाय द करप्टेड एंड इनफिशिएंट गवर्नमेंट लॉस द वार। युद्ध हारने में सबसे बड़ी भूमिका ये रही कि इन फ्रांसीसी लोगों में जो भी लोग थे वो काम चोर टाइप के लोग थे, वो काम नहीं करना चाहते थे, यानी कि करप्ट लोग थे, घुसखोर लोग थे। और यही एक वजह रही कि सबसे बड़ी, जिसकी वजह से फ्रांसीसी लोग हारते चले गए। During the struggle with the French, the English learned that there was no unity among the Indian rulers, and they could easily take the advantage of their mutual quarrels to increase their power. अंग्रेजों को जब ये हुआ कि हम युद्ध कर रहे हैं फ्रांसीसियों से, भारत में उन्होंने एक चीज़ को रियलाइज़ किया कि भारत में युद्ध जीतना बहुत आसान है। भारत में किसी भी राजा को हराना बहुत आसान है, क्योंकि उनके आपस में ही एकता नहीं है, वो आपस में ही एक दूसरे को नहीं समझते हैं। तो क्या वो तीसरे इंसान को समझेंगे? और जब वो एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं तो इनके बीच लड़ाई लड़ा के, उनके बीच में युद्ध छेड़ के बहुत आसानी से राजाओं को हराया जा सकता है। और इसका फायदा बहुत अच्छे तरीके से अंग्रेजों ने उठाया। सो विद द हेल्प ऑफ द रिच रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, भारत की जो रिच रिसोर्सेज था उसका उपयोग करके द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्टेड प्लानिंग ऑफ द कंक्यूरिंग इंडिया। अब उन्होंने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ये शुरू कर दिया कि किस तरीके से भारत में अपना राज्य करना है, किस तरीके से यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना है। द कॉन्क्यूर्स ऑफ बंगाल, बंगाल के बारे में बात करें, आपको बता दें बंगाल हमेशा से ही सबकी पसंदीदा रहा है और विवादास्पद रहा है। क्यों विवादास्पद रहा है? क्योंकि जो राजा होता था वो दिल्ली में या आगरा में बैठता था, जहाँ से बंगाल पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल था। और बंगाल समुद्री तट होने के कारण एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो वार होते थे, जो लड़ाइयाँ होती थी, वो कहाँ पे होता था? वो बंगाल में होता था। तो द मुगल एम्परर फारूक शियार हैड द परमिटेड द ब्रिटिश टू ट्रेड इन बंगाल विदाउट पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी। आपने पढ़ा था कि फारूक शियार जो थे उन्होंने भारत के बंगाल राज्य में अंग्रेजों को पूरी तरीके से छूट दे दी थी कि वो कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देंगे और भारत में आराम से बंगाल क्षेत्र में व्यापार कर सकते हैं।
These led at the incomplete loss of the revenues from the Nawab of Bengal. The situations were not become official of the company started their private trade side by the side without paying any custom duties. अब क्या हुआ, जैसे किसी भी राज्य के किसी भी देश की जो पैसा होता है वो कहाँ से आता है, वो आता है आपके ड्यूटी से, कर से, इनकम टैक्स जो होता है, टैक्सेस वगैरह से आते हैं। अब फारूक सियार बोल दिए जाइए साहब आप व्यापार कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आई, अब प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि जो फारूक सियार है वो तो अपना कह दिए कि भैया आप जाओ, कोई कस्टम ड्यूटी नहीं देना है, लेकिन जो नवाब होता है बंगाल का, जिसको नवाब भी करनी है, जिसको बंगाल चलाना है, वो कहाँ से चलाएगा कस्टम ड्यूटी। और अंग्रेज ठहरे चतुर आदमी, वो उसी पास का सहारा लेकर उसको प्राइवेट में बेचने भी लगे और अपना प्राइवेट वर्क भी करने लगे। तो अब ये वहाँ के नवाब के लिए बड़ा खतरा साबित हुआ। द बैटल ऑफ प्लासी 1757। मैंने पहले भी बताया कि युद्ध भारत के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक रहा है। 1757 का जो युद्ध है वो भारत की पूरी कहानी ही पलट के रख देता है। क्या है कहानी? द क्लैश बिटवीन ऑफ द ब्रिटिश एंड द नवाब ऑफ बंगाल। बंगाल के जो नवाब होते हैं और ब्रिटिशों के बीच जो संघर्ष होता है, जो क्लैश होती है, जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उसी का रिजल्ट होता है क्या? ये प्लासी का युद्ध। और उस टाइम कौन होता है बंगाल में? शुरुआत होती है सिराजुद्दौला begins when the Nawab, the furious at the British in their gross measure of powers, attacked the English factory at the Qasim Bazaar, captured the company official and blocked the English ship. Then the Nawab marched Calcutta and captured the company Fort William. जो वहाँ का इस समय नवाब होता है सिराजुद्दौला, वो काफ़ी समझदार होता है, वो जानता है कि भविष्य में जो खतरा है वो हमको अंग्रेजों से ही है। तो क्या करता है, अंग्रेजों की जो कासिम बाजार में फैक्ट्रियाँ होती हैं, अंग्रेजों की जो कलकत्ता में फैक्ट्रियाँ होती हैं, उस पर अधिकार कर लेते हैं, पूरी की पूरी कंपनी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और फोर्ट्स विलियम्स जो कंपनी सबसे इम्पोर्टेंट कंपनी थी, जो सबसे मुख्य कंपनी थी, उस पर भी अपना अधिकार कर लेते हैं। One hearing the news of the fall of Calcutta, company official in Madras sent the force under the command of Robert Clive. रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में एक अपनी सेना को भेजा जाता है। कौन भेजता है? मद्रास की, उस समय देखिए मद्रास में होता है, मुंबई में होती हैं और आपके बंगाल में होती हैं। तो जब सुनती है कि भैया बंगाल में बहुत बुरी हालत कर दी गई है, अंग्रेजों की सारी कंपनियों को अधिकार कर लिए हैं सिराजुद्दौला, तो ये क्या करते हैं, अपनी फोर्सेस को भेजते हैं कि आप जाओ और लड़ाई करो। और किसके नेतृत्व में भेजते हैं? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में भेजते हैं। देयर वॉज नो ऑप्शन बट ए मेजर वार, क्योंकि अंग्रेज जानते थे कि हम हार जाएंगे सिराजुद्दौला से, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए युद्ध हुआ। द फर्स्ट ओपन वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द नवाब, पहला युद्ध था ब्रिटिशों के बीच में और वहां के नवाब। ये पहला टाइम था जब अंग्रेजों के बीच में और नवाब के बीच में पहली बार युद्ध होने जा रहा था, खुले रूप से युद्ध हो रहा था। वो था 1757, जगह थी प्लासी। इन दिस बैटल सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड एंड किल्ड। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी जाती है और वो युद्ध हार जाता है। लेकिन सिराजुद्दौला के पास एक बहुत बड़ी सैन्य शक्ति थी, बहुत ज़्यादा राजस्व था, बहुत ज़्यादा पैसा था, फिर वो युद्ध कैसे हार जाता है? युद्ध हार जाता है अपने ही सेनापति को अंग्रेजों से मिल जाने के कारण। उसका अपना ही सेनापति अंग्रेज से मिल जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सिराजुद्दौला हार जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। वन ऑफ द मेजर कैसेस ऑफ द डिफीट वाज द टेरिटरीज within the Nawab's army. Mir Jafar, one of the important commanders, had the secretly joined hand with the British as he has promised to make him Nawab after the crashing सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद हम तुमको नवाब बना देंगे, इस लालच में आकर मीर जाफर जाकर अंग्रेजों से मिल जाता है और अपने ही राजा का, अपने ही शासन का विनाश का कारण बनता है। तो मीर जाफर क्या करता है? मीर जाफर कहता है, अंग्रेजों के पास जाता है
कि माई बाप हमको अपना बना दीजिए, बंगाल का गवर्नर, बंगाल का राजा हमको बना दीजिए, हम आपको युद्ध जिताएंगे, कैसे हराना है हम बताएंगे और हमारी जो सेना है उसको हम लड़ाई ही नहीं करने देंगे। तो अंग्रेजों ने कहा ठीक है, अंग्रेज तो यही चाहते थे कि कोई आए कठपुतली शासक जो उसकी बात माने, ना कि किसी और की। तो इसलिए अंग्रेज खुश हो जाते हैं, मीर जाफर के साथ हाथ मिला लेते हैं और मीर जाफर ही क्या करता है, सिराजुद्दौला को हरा देता है। The Battle of Plassey was turning points of Indian history and immense historical importance, and it paved the way of the British dominate over the Bengal, eventually the whole of India. ये जो युद्ध था प्लासी का 1757 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध रहा है और इस युद्ध ने पूरी कलकाया ही बदल दिया, पूरा का पूरा समय ही बदल दिया। अब जो भारत की बागडोर थी वो आ चुकी थी किसके हाथों में, अंग्रेजों के हाथों में। अंग्रेज पूरी तरीके से अब कंट्रोल कर चुके थे, कैप्चर कर चुके थे बंगाल पे। और आपको पता है कुछ टाइम जो मुगल एम्परर थे वो बहुत कमजोर हो चुके थे, तो फायदा किसको मिलना शुरू हुआ, अंग्रेजों को मिलना शुरू हुआ। द ब्रिटिश मेड द मेजर सेंस आफ्टर दिस बैटल, सम ऑफ देम इज द ब्लो। अब इसके बाद कुछ प्रमुख जो चीजें हैं कि अंग्रेजों ने जो बनाया वो क्या था, उसके बारे में हम बात करते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गॉट फ्री ट्रेडिंग राइट्स इन बंगाल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास बंगाल में व्यापार करने की खुली छूट हो चुकी थी। द ब्रिटिश गॉट द जमींदारी ऑफ 24 परगना की जमींदारी ब्रिटिशों को मिल गई। दे अनलिस्टेड एंड रिसोर्सेज ऑफ बंगाल टू मेंटेन ए लार्ज एंड वेल एक्यूपाइड आर्मी। अब उनके पास वेल एक्यूपाइड आर्मी रखने की पूरी छूट हो गई। अब पूरा का पूरा बंगाल ही उन्हीं का हो चुका था, तो छूट लेने की कौन सी बड़ी बात थी। The British also started draining the wealth of Bengal, but the company was still unwilling to take over the responsibility and Bengal administrations. They wanted Bengal to be ruled by a puppet Nawab whom they could control and manipulate. वो ये नहीं चाहते, वो प्रत्यक्ष रूप से शासक नहीं करना चाहते थे, वो बस चाहते थे कि यहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है, जो इनकम है वो हमारी हो, बाकी राज उनका कोई कठपुतली शासक करे, उससे उनको तनिक भी फर्क नहीं पड़ता है। द इंग्लिश proclaimed Mir Jafar as the Nawab of Bengal. The new Nawab Mir Jafar paid a huge sum of money to the British company and the contributions for the attack on Calcutta. In the addition, he paid a large sum as the gifted and purpose of officers of his company. Thus, the Battle of Plassey increased the British prestige and power. जो ब्रिटिश लोग थे इनकी शक्तियों में, इनकी पावर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी गई, बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई। क्योंकि जो मीर जाफर था उन्होंने अपना का पूरा खजाना ही खाली कर दिया, अंग्रेज़ों को घूस देने में, अंग्रेज़ों को उपहार देने में, अंग्रेज़ों के लिए अच्छे वस्त्र देने में। तो सारा का सारा जो कंट्रोल था, जो संपत्ति पर, जो तिजोरी पर अधिकार था, वो अंग्रेज़ों का था और अंग्रेज मनचाहा उसको उड़ा रहे थे। तो अब बंगाल धीरे धीरे बहुत कमज़ोर होने चला गया। मीर जाफर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। एक पम्पेड टेरर था, जो एक कठपुतली शासक था। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द ब्रिटिश मेड मीर जाफर द सीट ऑफ द थ्रोन ऑफ बंगाल, बट द कंप्लीट नवाब कुड नॉट मीट एंड नेवर एंडिंग डिमांड्स ऑफ द कंपनीज ऑफिशियल फॉर द प्रेजेंट एंड द ब्रिटिश। अब जब मीर जाफर को नवाब बना दिया जाता है, कठपुतली शासक बना दिया जाता है बंगाल का, तो वो थक जाता है, अंग्रेज से इतना मांग कर लेते हैं, पूरा का पूरा तिजोरी खाली हो जाता है, वो पैसा देने में सक्षम ही नहीं रह जाता। कितना टैक्स लगाए जनता पे, सबका सब पैसा कौन ले रहा था, अंग्रेज ले रहे थे। तो वो एकदम थक चुका था, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। बैटल ऑफ बक्सर 1764, ये भारत का दूसरा सबसे निर्णायक युद्ध हुआ और इसके बाद पूरी की पूरी भारत किसका हो गया, अंग्रेजों का हो गया। When Mir Jafar could not meet the ever-growing demands of the company, he has deposed and replaced by the Mir Qasim as the Nawab of Bengal, but Mir Qasim refused to be a puppet ruler. He tried to improve the administration of Bengal and its army. He trained his soldiers as the line of Europe's army. He also trained to stop the corrupt practices and company officials as the result of overthrown and turned out of Bengal and Bihar.
अब क्या होता है, जब मीर जाफर उनकी सारी चीज़ों को पूरा नहीं कर पाते तो कहते हैं जाओ बेटा अब तुम जाओ, अब तुम्हारी जगह पे कौन आएगा, मीर कासिम आएगा। लेकिन मीर कासिम थोड़ा सा समझदार शासक होता है, वो कठपुतली शासक बनने से मना कर देता है। वो पूरी की तरीके से अपने मन से सरकार चलाना चाहता है। वो उनको ना किसी तरीके से कोई उपहार देता है ना पैसा देता है, और अपनी जो आर्मी होती है उसको यूरोप की जो आर्मी थी उस हिसाब पर ट्रेनिंग दिलवाते हैं और अपने सोल्जर्स को मजबूत करते हैं। जितने भी करप्ट लोग होते हैं उनको बाहर कर देते हैं अपनी कंपनी से, अपने व्यापारी क्षेत्रों से। तो ये बहुत बड़ा एक रूप आता है, बदलाव थोड़ा सा बड़ा कह सकते हैं हम, क्योंकि मीर कासिम ने कठपुतली शासक बनने से मना कर दिया। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।